नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को ना आगे बढ़ाते हैं ना। कल अपन ने इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करते हैं ना, एक एसएचई पढ़ लिया था जिसकी सहायता से अपन इलेक्ट्रोड विभव का क्या करते हैं, निर्धारण डिटरमाइन करते हैं उसको। अब आज हम पढ़ेंगे ना इसी में विद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अपनी हेडिंग क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणियां, इसको इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना। चाहो तो इसको शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रो से ई, केमिकल से सी और सीरीज से ईसीएस है ना। ईसीएस बोल सकते हो शॉर्ट में इसको ना। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है ना, यदि हम तत्वों को मानक अपचयन विभव है ना, किसके मानक अपचयन विभव, या उसी को क्या बोल सकते हैं अपन, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्यों? आईयूपीएससी मानक अपचयन विभव को ही क्या मानती है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो उसके बढ़ते हुए क्रम में रख दो या घटते हुए क्रम में रख दो ना, उससे अपन को एक सीरीज मिलेगी, श्रेणी मिलेगी। उस श्रेणी का नाम ही क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो क्या लिख सकता हूं मैं? देखिए, यदि तत्वों को मानक अपचयन विभव अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं? अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो एक श्रेणी प्राप्त होती है ना। तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये लीजिए, तो ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे अपन? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए, मैं ना कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं ना, और उनके मैं मानक अपचयन विभव का मान लिखता हूं ना। ठीक है, इसका एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे ना कि इसका एप्लीकेशन क्या है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी का। देखिए, मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं ना, सारे एलिमेंट्स नहीं है ना, हाँ कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं ना। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया Li प्लस इलेक्ट्रॉन है ना। क्यों? मानक अपचयन विभव है ना। अरे मानक अपचयन विभव जो है ना, उसी को ही आईयूपीएससी क्या मानती है? अरे मानक इलेक्ट्रोड विभव मानती है ना। इससे क्या बन रहा है? Li। ये लीजिए, और इसका E0 रिडक्शन का जो मान है ना, उसको लिखता हूं मैं ना। देखिए, दूसरा जैसे मान लो ना, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, उससे Na ऐसे मान लो ना, Mg+2। और भी इनके बीच में एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, अपन तो कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना। हाँ, आपको सबके मानक अपचयन विभव याद नहीं रखने हैं ना,
वैसे आपको एग्जाम में तो लिख के देगा ना, पर मैं कुछ लिख रहा हूँ वो तो याद कर लो ना, ज्यादा नहीं तो ना भाई, उससे हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है ना, ठीक है ना। बाकी तो जितने याद हो सके उतना बढ़िया है, नहीं तो एग्जाम में तो लिख के देगा ही है ना, ठीक है ना। इससे बन रहा है मैग्नीशियम। ऐसे ही देखो Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, इससे Zn, ऐसे में यूं लिख दूं Ni+2 +2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बन जाएगा Ni। ये लीजिए ऐसे 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, और ये H2, ठीक है ना। ऐसे मान लो Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन रहा है Cu Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे मान लो ये बन रहा है Ag, है ना। और ऐसे मान लो Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बने Cl-, ठीक है। 2Cl- बनेगा, 2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना। एक F2 +2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बन रहा है बच्चों F-। फ्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन लेगा, तो उससे है ना F-Cl- बनेगा ना, क्या बनेगा F- और Cl-। ये लीजिए मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए है ना। अब इनके बीच में ना, अरे इनके बीच बीच में ना और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, जैसे यहां पे ये लो, उसको मैं डॉट डॉट से दिखा दूंगा ना, ये लो, ये लीजिए, इनके बीच बीच में और भी एलिमेंट्स हैं, इनके बीच बीच में और भी एलिमेंट्स हैं ना। देखिए मैंने कितने लिख दिए आपको ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो मैंने लिख दिया ना, धीरे धीरे याद करते चले ना, ठीक है। और वैसे अरे सारे याद करने की जरूरत भी नहीं है ना, ठीक है ना। देखिए सुनिए, लिथियम का जो मानक अपचयन विभव है ना, उसकी जो वैल्यू है वो है -3.05। कितनी बच्चों -3.05 है ना, यानी सबसे कम वैल्यू है ना किसकी, मानक अपचयन विभव की है ना, नेगेटिव में, या ऐसे कह दो नेगेटिव में सबसे ज्यादा है ना, और नेगेटिव में सबसे ज्यादा का मतलब वैल्यू सबसे कम है ना। सोडियम की है वो है -2.71, मैग्नीशियम का है -2.37, जिंक का है -0.76, और निकल का है -0.25, और हाइड्रोजन का, अरे हाइड्रोजन का तो मानक अपचयन विभव क्या है, अरे SHE का मानक अपचयन विभव क्या मानते थे अपन, 0 है ना, मतलब अपन क्या मानते थे, IUPAC ने मान रखा है ना, इसलिए अपन ने मान रखा है ना। और विभव का मात्रक हमको पता है वोल्ट होता है ना, ये सबके आगे वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये वोल्ट लिखा हुआ है सबके आगे ना। ये लीजिए तो कॉपर का मैंने लिखाया था ना, प्लस का 0.34 वोल्ट, सिल्वर का इसका भी लिखा रखा है मैंने 0.80 वोल्ट, क्लोरीन का इसका होता है प्लस का 1.36 वोल्ट होता है ना, और इसका फ्लोरीन का प्लस का 2.87 वोल्ट। ये लीजिए मैंने सबके क्या लिख दिए, इलेक्ट्रॉन विभव के मान लिख दिया ना, यानी इनके बीच में एलिमेंट्स हैं ना, और भी एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में और भी एलिमेंट्स हैं ना। ये लो, इनके बीच में और भी एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए, अब याद रह जाए तो याद कर लो ना, और नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब इसमें अगर अपन ऊपर से नीचे जाए, ये एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी है ना, इसमें देखो मानक अपचयन विभव का सबसे कम मान तो किसके लिए है, लिथियम के लिए है ना, और सबसे ज्यादा किसके लिए है, फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन का प्लस का 2.87 है, और लिथियम का क्या है माइनस का 3.05, यानी सबसे कम मानक अपचयन विभव लिथियम का है, सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। ठीक है ना। तो देखिए इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं,
तो देखिए हो क्या रहा है, मानक अपचयन विभव का मान अरे माइनस में था, इधर प्लस में हो गया ना, इसका मतलब मानक अपचयन विभव का मान क्या हो रहा है, अरे लगातार बढ़ रहा है, या यूं कह दो मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान लगातार बढ़ रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये मानक अपचयन विभव का मान बच्चों अरे बढ़ रहा है ना, ये ऊपर की तरफ साइन लिख रखा है मैंने, इसका मतलब बढ़ रहा है ना, इंक्रीज, और इसका बहुवचन बनाओ तो इंक्रीजेज है ना, इंक्रीजेज। तो देखना अगर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है तो मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, याद करो मैंने एक नोट डलवाया था ना कि मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, अरे आंकिक मान है वो तो समान होता है ना, केवल साइन का अंतर होता है। इसका मतलब जब अपचयन विभव ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा ऑक्सीकरण विभव, और प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। इसका मतलब अब की बार ऊपर वैल्यू प्लस में चल रही है, नीचे माइनस में चलेगी, किसके लिए, ऑक्सीकरण विभव के लिए। इसका मतलब क्या होगा, अरे ऑक्सीकरण विभव ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो घट रहा है, अरे ऑक्सीकरण विभव क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है ना। ये लो अगली बात सुनिए, अपचायक क्षमता ना, कौन सी क्षमता, अपचायक क्षमता ना, अपचायक का मतलब सामने वाले का अपचयन करे, खुद का ऑक्सीकरण करे, है ना। अब इसको चाहो तो ऐसे थोड़ा सा ना एक तालमेल बिठा के ऐसे याद रख लो, LiAlH4 ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, वो प्रबल अपचायक होता भी है ना। अरे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा है, प्रबल अपचायक। तो देखो लिथियम सबसे ऊपर आ रहा है, तो ये कैसा है, अरे ये प्रबल अपचायक है, कैसा है बच्चों, प्रबल अपचायक। और फ्लोरीन कैसा होगा, तो ये प्रबल है तो ये दुर्बल होगा। प्रबल क्यों है, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपचायक क्षमता अरे मानक अपचयन विभव की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा तो अपचायक क्षमता कम, मानक अपचयन विभव कम तो अपचायक क्षमता ज्यादा, इसलिए लिथियम प्रबल अपचायक है, फ्लोरीन कैसा है, दुर्बल अपचायक। ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि ये मानक अपचयन विभव की कैसी है, अरे ये व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों। इसका मतलब हमको पता है ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, घट रहा है। आपसे पूछ लेगा ना 3-4 वो देखिए एलिमेंट्स है ना, और पूछ लेगा निम्न में से कौन प्रबल अपचायक है ना, तो फिर हमको क्या देखना है, जिसका मानक अपचयन विभव कम वो प्रबल अपचायक। ठीक है ना। अगला देखिए, जब अपचायक क्षमता क्या हो रही है, घट रही है, तो फिर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, अरे ऑक्सीकारक क्षमता, कौन सी क्षमता बच्चों, ऑक्सीकारक क्षमता। अरे जब अपचायक क्षमता घटेगी तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ेगी। अब बढ़ेगी क्यों, क्योंकि मानक अपचयन विभव का मान अरे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीकारक क्षमता मानक अपचयन विभव की कैसी है, समानुपाती। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, ये मानक अपचयन विभव की कैसी है, समानुपाती। और हमको पता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आपको ना अरे एक याद रखना है, या तो अपचायक क्षमता याद रख लो या फिर ऑक्सीकारक क्षमता याद रख लो। दोनों याद रखोगे तो भूल जाओगे ना। और मैंने याद रखने की ट्रिक बताई थी आपको ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें लिथियम आ रहा है तो इसका मतलब लिथियम प्रबल अपचायक का काम करेगा। क्यों, LiAlH4 प्रबल अपचायक का काम करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, जिसको कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल भी बोलते हैं, पढ़ा ना, दारू का ठेकेदार। ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकारक क्षमता होगी, अपचायक क्षमता होगी। अब देखिए एक हमसे कोई पूछ लेना कि भाई किसका अच्छा एनोड बनेगा ना, और किसका अच्छा कैथोड बनेगा। तो ये तो अपन ने कल ही बात की थी कि जिसका मानक अपचयन विभव कम सेल में वो एनोड का काम करता है, और जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा वो सेल में किसका काम करेगा, अरे किसका काम करेगा, कैथोड का। इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले ये नेगेटिव में चल रहे हैं ना, इसका मतलब इनका अच्छा एनोड बनेगा, इनका अच्छा कैथोड बनेगा। इसका मतलब एनोड बनने की क्षमता है उसका अच्छा एनोड, अरे तो इसका बुरा एनोड ही बनेगा, किसका, फ्लोरीन का। लिथियम का अच्छा एनोड तो फ्लोरीन का क्या बनेगा, बुरा एनोड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनोड बनने की क्षमता है अरे वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि मानक अपचयन विभव का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब एनोड बनने की क्षमता ना, टेंडेंसी टू फॉर्म एनोड, एनोड बनाने की क्षमता ना, यानी एनोड बनाने की क्षमता ना,
या एनोड बनने की क्षमता लिखो ना, बनाने की जगह ना, टेंडेंसी टू फॉर्म एनोड है ना, यानी एनोड बनने की क्षमता। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रही है, घट रही है। अब क्यों घट रही है, क्योंकि एनोड बनने की क्षमता है। अरे ये मानक अपचयन विभव की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। हमको पता है मानक अपचयन विभव ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। याद करो जिसका मानक अपचयन विभव कम, वो सेल में एनोड का काम कर रहा था ना, तो ये एनोड का काम करेगा अच्छे का, ये बुरे एनोड का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे अच्छे से बुरा, यानी एनोड बनने की क्षमता क्या हुई, घटी ना। ऐसे देखो कैथोड बनने की क्षमता देखो, कैथोड बनने की क्षमता ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मानक अपचयन विभव का मान अरे बढ़ रहा है। और कैथोड बनने की क्षमता मानक अपचयन विभव की कैसी होती है, समानुपाती होती है ना। तो आपको याद रखना, वही एक याद रखो दूसरा फ्री, एक याद रखो दूसरा फ्री, उसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमको दिख रहा है वैसे, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं पढ़ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर आगे की बात करते हैं ना। अब इसके एप्लीकेशंस वगैरह ना, ये एप्लीकेशन ही चल रहे हैं ना। हाँ जी, देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चंस इन सबके एक साथ करेंगे ना, यानी मैंने कहा था 3 पोर्शन में इस चैप्टर को बांटेंगे ना। एक पोर्शन आज तो खैर नहीं है ना, लेकिन कल कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी है ना, फिर परसों अपन क्वेश्चंस करेंगे ना। इस पोर्शन के सारे क्वेश्चंस उदाहरण पाठ नहीं था ना, अभ्यास वाले एक साथ करेंगे सबके ना। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट और करने वाले हैं ना, एमीन्स वाला। अब 2 चैप्टर चला करेंगे आपके, एक फिजिकल का चल ही रहा है और एक ऑर्गेनिक। हाँ जी, देखिए अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो है ना, देखिए मैं लिखता हूं ना, अपन को देखनी है क्रियाशीलता ना, रिएक्टिविटी। क्या देखनी है बच्चों, क्रियाशीलता रिएक्टिविटी है ना। देखिए हाँ जी, देखिए क्रियाशीलता, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ही चल रहा है ना। क्रियाशीलता यानी इसको हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता, देखिए क्रियाशीलता 2 तरीके से देखते हैं ना। कितने तरीके से, 2। कैसे, देखिए हाँ जी, देखिए क्रियाशीलता है ना 2 तरीके से देख रहे हैं अपन है ना। एक धातुओं के लिए है ना, 4 मेटल्स धातुओं के लिए। दूसरा किसके लिए देखेंगे अपन, अधातुओं के लिए। अधातुओं के लिए एक धातुओं के लिए, दूसरा अधातुओं के लिए। देखिए धातुओं के लिए तो है ना क्रियाशीलता जो है ना, अरे धातुओं की क्रियाशीलता है ये है ना,
यानी मैं ऐसा लिख दूं, इसके लिए क्या होगा कि रिएक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, अरे मानक अपचयन विभव के। इसका मतलब जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, और जिसका मानक अपचयन विभव अरे ज्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम। अधातुओं के लिए देखिए अब रिएक्टिविटी जो है ना, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता वो मानक अपचयन विभव के कैसी होती है, समानुपाती। मानक अपचयन विभव के कैसी होती है, समानुपाती। इसका मतलब अधातुओं में जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा। अरे देखो फ्लोरीन अधातु है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन अधातु है ना, इनका मानक अपचयन विभव फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था ना, इसलिए फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अरे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम हेलोजनों की क्रियाशीलता, याद करो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है ना, और चारों ही अधातु हैं, तो जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, ज्यादा। तो फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है ना, इसलिए उसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा। आयोडीन का मानक अपचयन विभव कम होता है, अरे इसलिए उसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, कम। यहां से भी समझ सकते हैं आप ना हेलोजन की क्रियाशीलता। देखिए जैसे इसका ना एग्जांपल दे दूं मैं, ये लो, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। इसका मतलब क्या होगा, अरे इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा बच्चों, अरे मानक अपचयन विभव का मान अरे घटेगा, और मानक अपचयन विभव का मान घटेगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, अरे घट जाएगी, रिएक्टिविटी भी घट जाएगी, है ना। तो फिर फ्लोरीन सबसे ज्यादा और आयोडीन सबसे कम। कर सकते हो ऐसा काम, अरे ऐसा काम कर सकते हो आप ना। अब देखिए आप एक क्वेश्चन देखिए यहां ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसका यूज किसमें करते हैं अपन, अरे इसका यूज किसमें करते हैं, यूज, है ना, इसका जो उपयोग है ना वो धातु, है ना, विस्थापन प्रक्रम के अंदर, है ना, धातु विस्थापन प्रक्रम के अंदर इसका यूज करते हैं ना, कि भाई एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है उसके लवण के विलयन से, है ना, यानी ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित। ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से क्या करती है, विस्थापित। चाहो तो मैं लिख दूं यहां ना कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु को धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है ना। ये लीजिए, एक सेकंड, है ना, इसका मतलब क्या है देखो, अर्थात अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में कम क्रियाशील धातु आयन की
विलयन को संचित यानी स्टोर नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते हैं, यानी अधिक क्रियाशील धातु का पात्र है, उसमें कम क्रियाशील धातु के लवण का या धातु के आयन का विलयन है, उसको स्टोर नहीं कर सकते, है ना। ये इंपॉर्टेंट है भैया ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए एक सवाल दे भी रखा है आपके इसमें ना, क्या है देखिए सवाल क्या है, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। ये लो, ठीक है ना। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ऐसे कुछ लिख रखा उसमें ना, तो क्या लिखेंगे अपन, आंसर। देखो जिंक का पात्र है और जिंक का मानक अपचयन विभव हमको पता है ना, माइनस का 0.76 वोल्ट है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रख दिया ना, तो कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट। और हमको पता धातुओं की क्रियाशीलता मानक अपचयन विभव के कैसी है, अरे व्युत्क्रमानुपाती है, तो मानक अपचयन विभव के मान से क्या पता चल रहा है हमको कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है ना, कॉपर कैसा है, कम क्रियाशील। अरे तो ज्यादा क्रियाशील धातु के पात्र में ना, तो ज्यादा क्रियाशील जिंक है, उसके पात्र में कम क्रियाशील धातु, यानी कम क्रियाशील धातु कौन है, अरे कॉपर है, के विलयन को संचित नहीं कर सकते। ये यही तो पूछ रहा, रख सकते हैं क्या, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ये लो, अब क्यों, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, अरे ये अपने पास क्या है, अरे ये जिंक का पात्र है बच्चों ना, अरे किसका पात्र है, ये जिंक का पात्र है, ये ना, ये लो, ये जिंक का क्या है हमारे पास, पात्र है ना, ये जिंक पात्र है ना, ये लो। और इसमें क्या रखा हुआ है, अरे इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है ना, ये लो, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है ना। देखो हमको पता है क्या कि इसका जो मानक अपचयन विभव है, अरे जिंक का मानक अपचयन विभव Zn+2 Zn, ये कितना है बच्चों, अरे माइनस का 0.76 वोल्ट है। और कॉपर का मानक अपचयन विभव क्या है, अरे कॉपर का मानक अपचयन विभव क्या है बच्चों, Cu+2 Cu बराबर प्लस का 0.34 वोल्ट है, ठीक है ना। तो जिंक का अपचयन विभव क्या है, ज्यादा है, अतः ये कैसा है, क्रियाशील धातु है ज्यादा ना, तो ये क्या करेगा, कम क्रियाशील धातु के लवणित है, ये लवण कॉपर सल्फेट, इसके विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित, यानी धातु विस्थापन प्रक्रम हो जाएगा ना। तो या तो यूं कह दो उसमें इंप्योरिटी हो जाएगी, या जिंक पात्र कैसा ज्यादा क्रियाशील है ना, तो जिंक पात्र का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा, वो पतला होता जाएगा, अंत में क्या होंगे, उसमें छिद्र हो जाएंगे ना। अरे डेनियल सेल में जो जिंक रॉड का काम होता था ना, जिंक रॉड है ना, धीरे धीरे क्या होती थी, समय के साथ साथ अरे पतली होती जाती थी ना, क्यों, उसका ऑक्सीकरण होता था ना। ऑक्सीकरण का मतलब उससे है ना, अरे धातु निकल निकल के ना आयन की फॉर्म में कहां सॉल्यूशन में आ जाए, तो जिंक क्षण पतली होती जा रही थी ना, वही काम यहां हो जाएगा ना, कि जिंक पात्र ये समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पतला, ठीक है ना। उससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि रखा हुआ जो कॉपर सल्फेट है वो बाहर आ जाएगा ना, तो क्या कहेंगे, नहीं, है ना, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव कॉपर की तुलना में कम होने के कारण
जिंक अधिक क्रियाशील होगा, अधिक क्रियाशील होगा। अतः जिंक पात्र का ऑक्सीकरण होगा। अतः जिंक पात्र का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है ना। अतः समय के साथ साथ जिंक पात्र पतला होता जाएगा ना, पतला होता जाता है और अंत में उसमें छिद्र हो जाते हैं ना, छिद्र हो जाते हैं। ठीक है ना। और देखो अभिक्रिया कौन सी होती है यहां, अरे यहां अभिक्रिया होगी ये वाली है ना, Zn प्लस CuSO4। ये क्या है बच्चों? अरे ये एक्वस है ना, 4 को मैं सही लिखता हूं ना, हाँ जी, CuSO4। इससे क्या होगा? अरे इससे ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो अधिक क्रियाशील धातु जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया ना। ठीक है ना। तो इसलिए पात्र पतला होता जाएगा, अंत में क्या होगा? उसमें छिद्र हो जाएंगे ना, इसलिए रखा हुआ कॉपर सल्फेट बाहर आ जाएगा ना। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना। अरे ये अच्छा क्वेश्चन है ना, आपसे पूछ लेगा इस तरीके का क्वेश्चन है ना। ये लीजिए, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए ये हो गया ना। अब कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव किस किस पर निर्भर करता है ना, जैसे गैसीय इलेक्ट्रोड है दाब पर निर्भर करता था ना, और अगर मान लो गैसीय के लिए ना एक धातु आयन के विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करता था, सांद्रता को चेंज करोगे ना तो इलेक्ट्रोड विभव भी चेंज हो जाएगा। एक ताप पर भी डिपेंड करता है ना, अगर 298 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा अलग टेम्परेचर ले लिया जाए ना, उससे ज्यादा या कम तो भी इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा? चेंज। और एक इलेक्ट्रोड की नेचर पर डिपेंड करता था ना, तो अपन एक तो है ना वो देखेंगे अपन ना, वैसे टेम्परेचर को भी वैसे अपन न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा ना उसको भी है ना वही रख लेंगे 298। बस अपन किसका इफेक्ट देखेंगे उस पर? सांद्रता का ना, कि आयनों के विलयन की सांद्रता को अगर चेंज किया जाए तो इलेक्ट्रोड विभव कैसे चेंज होगा, है ना। तो अगर हम आयनों के विलयन की सांद्रता को 1m से डिफरेंट ले लेंगे, क्यों? याद हो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या था? 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर आयनों के विलयन में रखी हुई है ना, धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव था। अब यदि सांद्रता को 1 मोलर से डिफरेंट ले लिया जाए ना, अरे 1 मोलर से अलग ले लिया जाए, तो फिर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या होगा? अलग आएगा। और उसको हम किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? अरे एक समीकरण है नंस्ट ना, नंस्ट या नेंसर्ड समीकरण है ना, उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं ना। और नेंसर्ड ने क्या किया था? उष्मा गतिकी के आधार पर एक समीकरण उत्पन्न कर दी थी ना, जिसको नंस्ट है ना, नेंसर्ड या नंस्ट समीकरण कहते हैं ना, नंस्ट समीकरण कहते हैं उसको ना। तो इसकी बात करते हैं कल है ना। आज हमको एक चैप्टर स्टार्ट करना ना ऑर्गेनिक का ना, तो अभी मैं ना अगली क्लास ऑर्गेनिक की स्टार्ट कर रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक है ना रखते हैं, अगली क्लास स्टार्ट करते हैं अभी है ना जस्ट। ठीक है बच्चों, है ना। अपन ऐसे है ना पैरेलल चलाएंगे, एक ऑर्गेनिक एक फिजिकल, ऑर्गेनिक फिजिकल है ना, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आया ना। अपना टारगेट था दिसंबर लास्ट तक है ना आपका सारा सिलेबस अपलोड कर दिया जाए ना, फिर उसके बाद तो हम ना न्यूमेरिकल्स वगैरह ना अभ्यास वाले सवाल वगैरह वो देखते रहेंगे धीरे धीरे है ना।
तो आपको एग्जाम से पहले सब कुछ है ना ईच एंड एवरीथिंग करवा दिया जाएगा ना भाई। उदाहरण पाठनित्य में अभी साथ साथ करवा रहा हूँ आपको, सारी थ्योरी करवा रहा हूँ आपको ना, बस उसके बाद तो अभ्यास के क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है ना, कुछ 2-3 क्लासें मैराथन क्लास ले लेंगे, 2-4 क्लास है ना, जैसे एक इनऑर्गेनिक की ले ली 2 चैप्टर है ना, एक फिजिकल की ले ली 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिक की एक ले लेंगे 5 चैप्टर है ना, फिर एक बार सबको एक साथ ले लेंगे ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है बच्चों, चलिए।